अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और आज जुमातुल मुबारक है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे जो फ़लस्तीन भाई हैं, फ़लस्तीनी जो मज़लूम वहाँ के मुसलमान हैं, जहाँ पर इज़राइल के जुल्म सितम हो रहे हैं, वहाँ से उन मज़ालिम से छुटकारा दे। और हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको ये तौफ़ीक दें कि वो इन मज़ालिम के आगे कोई सीसा पिलाई दीवार बन सकें, या कम अज़ कम इज़राइल के इन ज़ालिम हाथों को रोक सकें। जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हम पहले दिन से बात करते आए हैं। हमारे जो शो होता है उसके सेगमेंट का बेशतर हिस्सा पाकिस्तानी टैलेंट को दिखाने में हम अपना सर्व करते हैं। हम अपनी यूथ के हवाले से बताते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे नौजवान थोड़ा सा अगर इनको इन्हेंस किया जाए, इनको थोड़ा सा रिसोर्स किया जाए, तो किसी भी तरह से हमारे नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। और जब जब ये साबित करने का मौका मिला है, हमारे नौजवानों ने साबित किया है। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ आया है। पाकिस्तानी बॉक्सर यूनुस खान ने, नाज़रीन, जो मिस्र के फ़ारेज़ मोहम्मद शाबान हैं, उनका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम पीछे कर दिया है और ख़ुद उन्होंने अपना नाम बनाया है। बात यह है कि बॉक्सर जो यूनुस खान हैं, उन्होंने मोस्ट वन हैंड एक्सटेंशन पंचिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और 1 मिनट में 265 पंचिस से मिस्र के फ़ारेज़ को शिकस्त दी है। यकीनन ये पाकिस्तान के नाम एक बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तानी बॉक्सर यूनुस खान ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इससे पहले भी ये 2 रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इस तरह पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ सामने आया है। यूनुस खान पहले भी 2 रिकॉर्ड इससे पहले बनवा चुके हैं। यही हमारा नौजवान है, यही हमारा फ़ख्र है। इन्हीं नौजवानों ने साबित किया है कि अगर इनको मौका दिया जाए, हमारे बेशुमार ऐसे नौजवान हैं, हमारे यूथ ऐसी है जिन्होंने अपनी जेब से खर्च करके ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया है, वहाँ के मेडल्स अपने नाम किए हैं और इस तरह उनको जो है पज़ीराई मिली है। दुनिया भर में उन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये पाकिस्तान के जो मैं कहता हूँ हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो वज़ारत स्पोर्ट्स है, इनको चाहिए है कि ऐसे नौजवान जो कि ख़ुद अपने वसाइल खर्च करके अपने ख़र्चे पर ख़ुद मेहनत करते हैं, फिर बाहर के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, नाम इससे पाकिस्तान का रोशन होता है। अगर इनको थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, थोड़ी सी इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो ये पाकिस्तान का नाम दुनिया में मज़ीद रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में मज़ीद सेगमेंट का भी हिस्सा बनाएंगे चीज़ें। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ज़रा कुछ खेल की बात करते हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेल रही है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म और उसके साथ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म 11 की टीम्स के दरमियान मुकाबला हो रहा है। पहला दिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जो हमारे कप्तान हैं टेस्ट के शान मसूद, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है और इस लिहाज से देखा जाए तो लग तो रहा है कि पाकिस्तानी टीम बड़ी फॉर्म में है। बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए हैं, सरफराज अहमद ने 41 रन बनाए हैं। तो लग ये रहा है कि जिस तरह कल का खेल पाकिस्तानी टीम ने पेश किया, अल्लाह करे कि पाकिस्तानी टीम एक दफ़ा फिर से तारीख़ में दोबारा से बड़ी देर के बाद कामयाबी हासिल करे और ये कामयाबी पाकिस्तान के नाम रहे। क्योंकि सिर्फ 91 या 2 में हम अब तक टोटल देखा जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करें ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस की ऑस्ट्रेलिया में, तो सिर्फ 3 सीरीज़ हार्डली हम 2 से 3 सीरीज़ जीते हैं। उसके अलावा तमाम टेस्ट सीरीज़ में हमें बदतरीन शिकस्त हुई है। अब पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, हमारा टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, क्या कहेंगे, पहले दिन का आगाज़ तो ये जो हमारी ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म 11 का हो रहा है, हमारे कप्तान शान मसूद ने बड़ी शानदार बैटिंग की है। कल का खेल देखकर क्या लगता है, कोई सेटबैक हो सकता है, दोबारा से हम अपनी विक्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? तो आपका शुक्रिया। और वर्ल्ड कप जैसे खत्म हुआ उसके बाद आज आपने याद किया, फिर शुक्रिया। चौधरी साहब, आपको याद करते रहेंगे सर, आपको याद करते रहना है हमने।
नहीं, वो शुक्रिया, मेहरबानी, मैं आपका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक बात है कि ये दौरा ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी हद तक जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो बड़े सवालिया निशान इस पर उठा रहे हैं कि माजी में कभी भी ऐसी तारीख नहीं रही कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आए। कल वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर में, और उन्होंने कहा कि हम कोई ये नहीं दावा कर रहे कि जीत के आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इस दौरा में कम से कम एक टेस्ट जरूर जीतें, क्योंकि 25 साल हो गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच जीते हुए। तो वहाब रियाज भी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो बड़ा दावा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है खिलाड़ियों की कारकर्दगी। 4 रोज़ा मैच में जशान मसूद ने तो 201 रन बनाए और अपनी इंतखाब को, अपनी कप्तानी को दुरुस्त साबित किया। उसके साथ साथ बाबर आजम ने 40 रन की इनिंग्स खेली, और जो अब्दुल्ला शफीक 38 रन और सरफराज ने 41 रन। लेकिन ये इस कदर पाया कि रन्स नहीं है जिस किस्म की पाकिस्तान की टीम है, और दूसरी जानब जो प्राइम मिनिस्टर 11 जो है ऑस्ट्रेलवी, और उसके खिलाफ ये रन्स कोई बहुत बड़े रन्स नहीं है। अच्छे रन्स बनाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये मैच तो अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है, आज क्योंकि तीसरे रोज का खेल है और चाय का वक्फा हो गया है, प्राइम मिनिस्टर 11 ने भी 300 रन बना लिए हैं, और उसके खिलाड़ियों की जानब से भी अच्छा बैटिंग में नजर आ रहा है कि वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। आमिर जमाल पाकिस्तान की जानब से नए बॉलर हैं, उसके साथ साथ खुरम शहजाद, उनको प्रैक्टिस मैच में मौका दिया गया है। गो के शाहीन अफरीदी और हसन अली इस मैच में नहीं है, लेकिन अब जब वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आएंगे, पर्थ में जो 14 तारीख से पहला टेस्ट मैच, चौधरी साहब, ये अच्छी चीज है ना कि हमारे इन बड़े प्लेयर्स को जरा रेस्ट दिया गया है, आगे बड़ी सीरीज में उनको उतारना है। अब टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से बताइएगा, जो टेस्ट मैच में उतरेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, समझते हैं हमारा कॉम्बिनेशन आइडियल है, यही टीम है और हमें फतह हो सकती है हमारी अब तक की, अगर टीम को सामने रखकर बात की जाए? देखिए जी, अगर मैं जिस तरह पर्थ में जा चुका हूँ, वहाँ पर देख भी चुका हूँ क्रिकेट भी, वो बाउंसी विकेटें हैं वहाँ पर पर्थ में, वहाँ पर खेलना आसान ही है। जैसे आपने कहा कि हमारा जो कम्बिनेशन है, ये जो वार्म अप मैच में पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स मैदान में उतरे हैं, 2 तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि हसन अली और शाहीन अफरीदी जो हैं वो स्क्वाड में वापस आएंगे, और बाकी हमारा यही तकरीबन ऑलमोस्ट यही स्क्वाड होगा, इसमें मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी। तो पाकिस्तान कम बैक कर सकता है, वहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेज़बान टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर तो किसी को भी जीतने नहीं देती, मासवाए कि इंग्लैंड के खिलाफ उनके जो मैचेस होते हैं वो बड़े कांटेदार यहाँ पर होते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, इन दोनों में से क्या आपको लगता है ज़्यादा चांस किसको देना चाहिए? ज़्यादा फॉर्म में खिलाड़ी कौन सा है? ऑस्ट्रेलियावी पिचेस को अगर सामने रखा जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर सामने रखकर हम कंपैरिजन करें दोनों का। देखिए जी, जो आखिरी सीरीज गई है हमारी, उसमें मोहम्मद रिजवान तो उस कदर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और सरफराज ने क्योंकि 41 रन की इनिंग्स खेली। अगर कप्तान के बाद शान मसूद के बाद देखें तो सरफराज अहमद ही हैं जिन्होंने 41 रन किए हैं, उसके बाद बाबर आजम है 40 और अब्दुल्ला शफीक 38 है। तो ये पहली चॉइस भी सरफराज अहमद ही होंगे, क्योंकि कप्तान जो शान मसूद हैं वो इस हवाले से कह भी चुके हैं मीडिया में कि हमारी पहली चॉइस जो है वो सरफराज अहमद होंगे। सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि खाली पाकिस्तानी टीम का ये मसला नहीं है? जब से हमारी ये PSL, IPL ये लीग्स शुरू हुई हैं, T20 लीग्स, हमारे खिलाड़ियों का वो स्टेमिना ही नहीं रहा है। वनडे मैचेस में हमने देखा है कि पूरा वनडे मैच भी हमारे खिलाड़ी सही से नहीं खेल पाते हैं, अनफिट हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, पर्थ की पिचेस हो और फिर टेस्ट मैच हो, तो इसको सामने रखकर हमारी तैयारी क्या है, कहाँ पर खड़े हैं हमारे अगर खिलाड़ियों की हम फिटनेस की बात करें? चौधरी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि जब T20 हम क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल रहे हैं कि हम वनडे के 50 ओवर भी नहीं खेल रहे, तो ऐसी सूरत में जो टेस्ट क्रिकेट है वो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसमें क्योंकि आपने एक रोज़ में 90 ओवर्स का खेल खेलना होता है, उसमें आपने रन्स भी करने होते हैं, और हरीफ टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर आप जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको
जो टीम मैच पर गिरफ्त जो है ना वो आपकी मजबूत नहीं होती। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानी प्लेयर्स पर कि पाकिस्तान T20 इतनी ज्यादा खेल रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वहाब रियाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये बात का भी जो अंतिया दे दिया है कि अब वो तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर्स का बैकअप तैयार करना उनका जो अवलीन तरजीह है। अगर उनकी अवलीन तरजीह है तो ये कब पूरी होगी, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। मासवाए आप फिर वो अहमद शहजाद, उमर अकमल और ऐसे लोगों के जानब देख रहे हैं। आप यंगस्टर आपके कौन है, बिल्कुल कौन रन करेगा यहाँ पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ये इतना आसान नहीं है। पहले से सिलेक्शन कमेटी ने और टीम मैनेजमेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि इस दौरे में हम कोशिश करेंगे, जीत का दावा कोई नहीं कर रहा। चौधरी साहब, फिर दूसरी एक और चीज़ है, हमारी टीम का शायद शुरू से ही मसला रहा है कि जब भी बड़ी टीम को हमने फेस करना होता है, साइकोलॉजिकली डिफीट हम पहले ही एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। हम पहले ही कहने लग जाते हैं, हमारे सिलेक्टर्स हैं, हमारे कैप्टन्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं जी, पर्थ की पिच है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, बड़ा टफ कंपटीशन होगा, टेस्ट मैच है। तो आपको नहीं लगता कि साइकोलॉजिकली हमें इसको फेस करने की ज़रूरत है? हम लोग पहले ही शिकस्त खुर्दा जहनीत के साथ उतरते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि यार चले हार जीत होती है लेकिन टफ कंपटीशन दे। जब इस माइंडसेट के साथ हम मैदान में उतरेंगे तो सर फिर शिकस्त ही हमारा मुकद्दर होगी। बॉडी लैंग्वेज ही हमारी बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती है। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है कि अभी पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 4 रोजा जो क्रिकेट अवलीन पाकिस्तान का सबसे प्राइम टूर्नामेंट है, उसमें ये क्रिकेटर्स जाकर खेलते नहीं। सरफराज के अलावा कौन सा क्रिकेटर इस टीम में है जो जाके वहां पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेला है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक की 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपका जो रिदम है वो 5 रोजा मैच के लिए नहीं बहाल हो सकता। तो ये तो एक अलमिया है। हमारे कोई भी क्रिकेटर, जब तक दुनिया में जो भी क्रिकेट होता है, हमारा सीजन ही एक ऐसा है, जब हमारा सीजन क्रिकेट का शुरू होता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से शुरू होता है, तो उस वक्त हम किसी ना किसी गैर मुल्की टूर्नामेंट, गैर मुल्की सीरीज में मसरूफ होते हैं। तो हमारे ये क्रिकेटर जो है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, जो सबसे बड़ा अलार्मिंग और परेशानी वाली बात है। अब खिलाड़ी का बैकअप आप तैयार कर रहे हैं और बैकअप को उस वक्त मौका नहीं मिलता, उस वक्त डोमेस्टिक खेलेगा या आपके पास सीरीज में आपको तो 15 से 18 खिलाड़ियों तक आपने अपनी स्क्वाड को महदूद रखना होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की एक अच्छी टीम है और वो ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला करेगी, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर शान मसूद की कैप्टेंसी को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं, शान मसूद का बतौर कप्तान ये पहली सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो कहाँ रेट करेंगे शान मसूद की कप्तानी को? आपको लगता है कि वो उम्मीदों पर, तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? जी, शान मसूद एक अच्छा ब्रिलियंट प्लेयर है। उसको अगर देखें तो जब वो मुल्तान सुल्तान की जानब से खेला था तो उस पर पहले टैग लगा हुआ था कि ये टेस्ट प्लेयर है तो इसको T20 नहीं खिलाना। जब मुल्तान सुल्तान ने उनको T20 खिलाया तो वो वहां पर उन्होंने जो अग्रेसिव इनिंग्स खेली तो उन्होंने सबकी आंखें खोल दी कि वो अग्रेसिव इनिंग्स भी खेल सकते हैं। फिर उसके बाद उनको वनडे और T20 में पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त कप्तान बाबर आजम थे तो उन्होंने उनको बेंच पे ज्यादा देर बैठाया, मैदान में नहीं लेके आए। हमारा अलमिया ये रहा है कि जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होता वो डायरेक्ट बराह रास्त कप्तान आता है। लेकिन नो डाउट शान मसूद में ऐसी एबिलिटी है, वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलने का उनको तजर्बा हासिल है। तो उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 201 नॉट आउट रन बनाए तो उससे उनका इत्मीनान बहुत बड़ा होगा और ऑस्ट्रेलिया में उनको अगर वो टेस्ट मैच में 1 से 2 सेंचुरियां बना जाते हैं तो ये उनके इत्मीनान भी बढ़ेगा और जो जिन लोगों ने उन पर इत्मीनान किया कि उनको कप्तान बनाया तो वो उनके लिए भी ये आसान होगा कि उन्होंने एक बेहतरीन चॉइस की है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि जो शान मसूद है उनके रिकॉर्ड में इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, लिहाजा उनको प्रूव करना होगा, उनको ऑल आउट अपने बल्ले से साबित करना होगा कि वो एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे कप्तान भी है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानी टीम की तो हमने चौधरी साहब बात कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम या भारत की टीम हम देखते हैं कि अब वर्ल्ड कप के बाद इन दोनों टीम्स ने बिल्कुल अपना जो यंग टैलेंट है, जो फ्रेश उनके खिलाड़ी हैं,
उनको मौका दिया है। आपको क्या लगता है कि जब हमें बैकअप के तौर पे, जिस तरह आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो मौजूद ही नहीं है, हमें क्या जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या कुछ देर का इनको रेस्ट नहीं देना चाहिए है? आगे कुछ सीरीज़ ऐसी हों जिसमें हमारा जो यंग टैलेंट है, जो हमारे फ्रेश खिलाड़ी हैं, वो आगे आएँ, उनको भी खेलने का मौका दें और इसी तरह टैलेंट जो है निखर कर सामने आता है? सबसे बड़ी वजह पता क्या है, हमारे अंदर जो खौफ है ना शिकस्त का, वो शिकस्त का खौफ हमें नए प्लेयर्स को मौका देने का, वो हम उन्हें मौका नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं हम सिर्फ जीतें। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया जो है वो ये है कि जीत के साथ क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी को गिना जाता है, जीत के साथ कप्तान की कारकर्दगी को गिना जाता है। जब तक हमारे अंदर ये खौफ नहीं होगा, ये देखिए इंडिया ने इस खौफ से निकल चुका हुआ है। वो सीरीज आती है, वो अपने यंगस्टर को मौका देता है, वो नए कप्तान के साथ टीम को उतार देते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया ने भी यही काम किया कि आपकी प्राइम मिनिस्टर 11 में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आपका पर्थ रेस्ट में जो उन्होंने 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है उसका एक प्लेयर भी नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पर्थ में उन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, वो वनडे का वर्ल्ड कप जीत कर यहाँ से गए हैं और उसके बाद अब उन्हें टेस्ट मैच में अपने उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर 11 का हिस्सा बनकर वो पहले टेस्ट की तैयारी कर लेते। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंडिया हो जाए, उन्होंने किस तरह अपनी क्रिकेट को ग्रूम कर रहे हैं और हम हैं कि हम वही कि हम शिकस्त ना खा जाए, हमें कोई तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टीम हार गई तो कप्तान को भी तनकीद करना पड़ेगी, सिलेक्शन कमेटी को भी तनकीद का सामना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का सामना होगा। हमें इस जो बबल बना हुआ है ना खौफ का, इससे बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, ये इसी रवायती सिस्टम से निकलना होगा और हमें अपने जो खिलाड़ी हैं, जो हमारा यंग टैलेंट है, उस पर हमें एतमाद करना होगा, उसको हमने मौका देना होगा, तभी जाके हमारी क्रिकेट में कुछ ऐसे नए प्लेयर्स आ सकते हैं जो कि बहुत बड़े स्टार्स बन सकते हैं, उनको हमें चांस देना होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, दीगर अहम सेगमेंट भी हम शामिल करते हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क की, उनको जब जब जहाँ जहाँ और जिस जिस प्लेटफॉर्म पर ख़ुद को मनवाने का मौका मिला है, उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ना सिर्फ बाहिम्मत हैं बल्कि किसी भी तरह से वो काबिलियत में, जहानत में, मेहनत में पाकिस्तानी मर्दों से कम नहीं हैं। आज हम आपकी ऐसी ही बड़ी ज़बरदस्त और काबिल पाकिस्तान की बेटी जो कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल हैं, कुरतुल ऐन मलिक, उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात करते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से कुरतुल ऐन मलिक अपना काम कर रही हैं, ख़वातीन में उनके अंदर जो हुनर साजी है उसको दस्तकारी के हवाले से, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जिस तरह वो अपने ओहदे के साथ हक़ अदा कर रही हैं अपने ओहदे का, वो लायक तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी है। बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अच्छा मैम, ये बताइएगा, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप जैसी ख़वातीन हैं जो कि इस मुल्क में अपने हिस्से का भी काम कर रही हैं और वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बहुत अहम किरदार है आप लोगों का। ये बताइएगा अब तक किस तरह आपने रावलपिंडी के जो आसपास की ख़वातीन हैं उनको एम्पावर्ड किस तरह किया है, मज़ीद क्या इस हवाले से आप काम कर रही हैं मैम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने का। वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता है कि इस वक्त इस दौर का एक किसी भी इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस का एक हॉलमार्क है। चकवाल में मैंने ये कोशिश की कि इस पोजीशन के दौरान मैं यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको अपलिफ्ट करूँ। यहाँ पर चकवाल में एक बहुत खुशाइन बात ये है कि लिटरेसी रेट बहुत हाई है और लोगों में जो अर्ज है ग्रो करने का या प्रोग्रेस करने का लाइफ में, वो काफ़ी कंसिडरेबली विजिबली नज़र आता है। तो उसी को लेकर साथ चलते हुए एंड कंसिडरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट बी अ डिस्ट्रिक्ट इन विच मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस आर हेल्ड बाय द वुमेन, मैंने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया है। आई इन्वॉल्व ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो ख़वातीन जो कि छोटे लेवल्स के ऊपर अपने घरों में
मुख्तलिफ हैंडक्राफ्ट में काम करके या आर्टिक्राफ्ट बनाकर या डिफरेंट और स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू स्मॉल एंटरप्राइजेस चला रही थी। आई कलेक्टेड देम ऑन वन प्लेटफॉर्म। इनिशियली मैंने उनकी एक ट्रेनिंग का सेशन ऑर्गेनाइज किया जिससे वो स्किल्स जो ऑलरेडी के अंदर हैं हम उनको फर्दर शार्पन कर सकें और उनको उसमें ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज को डेवलप कर सकें। फॉलोइंग विच आई अरेंज्ड एन एग्जीबिशन फॉर देम। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा कुरतुल हिंद साहिबा, ये बताइएगा कि आपको इन ख़वातीन से जब इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, जो हमारी ये जो घरेलू ख़वातीन हैं, देहाती ख़वातीन हैं, आप समझती हैं कि अगर जिस तरह आपने इनके साथ आगे बढ़कर ताउन किया है, इनको इन्हेंस किया है, इनको प्रमोट किया है, अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो एक दफ़ा फिर से रिवाइव हो सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी इससे आ सकता है। कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है हमारी इकोनॉमी की अगर इनको मज़ीद इस तरह इन ख़वातीन को स्ट्रेंथन किया जाए। मैं एब्सोल्युटली इस पॉइंट के साथ एग्री करती हूँ कि अगर आप इन ख़वातीन को मौक़े फराहम करेंगे और उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और उनके स्किल्स के अंदर उनकी वैल्यू एडिशन में उनको एजुकेट करें तो वो डेफिनेटली अपने इस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगी और अपने आप को भी सोशली और फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर सकेंगी। ठीक, अच्छा, और उसके साथ ये बताइएगा, अब आप माशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ इनको अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका मिला है, इन ख़वातीन ने ख़ुद को मनवाया है। बीइंग ए वीमेन एज ए डीसी बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है, तो आप ये बताइएगा कि आपकी जो ये जहाँ पे आप अपना काम कर रही हैं, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है ख़वातीन को हुनरमंद बनाने का, उनको अपने पाँव पर खड़ा करने का, तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इन एरियाज़ में? किस तरह जो उनके घर के मर्द हैं वो इन सारी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? इसका रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग था। इनिशियली तो मैंने एक बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का आया और promoting their women to become businesses while staying at home, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी जो कि जब लॉन्च की तो इसके लिए लोगों की अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं इसको ना सिर्फ ये कि मैं रियलाइज करूँ बल्कि मैं इसको फर्दर गाहे बगाहे इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाती रहूँ। उसकी प्राइमरीली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जिस तरीके से आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों के लिए एक सिंगल हैंडेड जो अर्निंग है घर की, दैट हैज ऑलमोस्ट दैट इज नॉट एनफ टू मेक द बोथ एंड मीट। तो उसकी वजह से ख़वातीन ने भी दे ट्राई टू स्टेप इन एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट देयर इन चकवाल जो मर्द हज़रात हैं, जो उनके हस्बैंड हैं या उनके फादर्स हैं, वो उनके साथ खड़े हैं और वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि एज इट वाज डन अंडर द ऑफिसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके जो उनका रिस्पॉन्स था वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड दे वर मोर रिलाइंग एंड मोर कंफर्टेबल व्हाइल इंटरैक्टिंग विद अस। चलें, ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि अब के हमारे जो मेल्स हैं उनको भी ये रियलाइजेशन हुई है कि ख़वातीन हमारी कम नहीं है किसी से और स्मॉल इंडस्ट्री मज़ीद प्रमोट हो सकती है। मज़ीद ख़वातीन के उनको एम्पावर करने के हवाले से कुरतुल हिंद साहिबा आपका विज़न क्या है? मज़ीद आपका क्या करने का इरादा है? और दूसरा ये बताइएगा कि चकवाल और रावलपिंडी की जो इर्द गिर्द की ख़वातीन हैं जहाँ पर आप ये ज़िम्मेदारी अदा कर रही हैं, किस चीज़ को आप समझती हैं कि किस चीज़ में एक पोटेंशियल ज़्यादा है इन ख़वातीन में? किस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा इतना वैक्यूम है या पोटेंशियल है कि अगर इस चीज़ को मज़ीद इसको बढ़ाया जाए तो चकवाल के आसपास की जो ख़वातीन हैं वो बाइख्तियार हो सकती हैं या उनको मज़ीद अच्छा रोज़गार मिल सकता है? Okay, so I'll respond to the first question first. जो मेरा अभी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए वो ये है कि मैं इन्हीं ख़वातीन की जो आजकल की हमारे इमर्जिंग फील्ड जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मीडिया मार्केटिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट, इन सब कोर्सेज को भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन ख़वातीन को ऑफर करूँ। उसके लिए आई एम वर्किंग ऑन देम। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल अरेंज डिफरेंट वर्कशॉप जिसमें हम इन ख़वातीन को एंगेज करेंगे, उनको हम कुछ ट्रेनिंग देंगे जिसके बाद वो अपने घर बैठे
ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग या मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस ऑटोमेशन और तरह के सारे जो आजकल के दौरे जदीद के हिसाब से ग्रो करने की ये स्किल्स हैं वो मैं उनको सिखा सकूँ. So I am actually working on that, alhamdulillah, and I am quite hopeful that within a couple of weeks I would be able to launch that as well. जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किस शोबे में इन खवातीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पर जब हमने अभी अपनी एग्जीबिशन भी लगाई, देयर वाज लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा था. When it came to the embroidery on clothes, हैंड knitting, जो हाथ का काम होता है और जो हैंडीक्राफ्ट की खवातीन बनाती हैं, उनमें अगर इनको बैलेंस सिखाई जाए, उसके स्किल को शार्पन किया जाए फर्दर और उसमें इनको बताया जाए कि एक ट्रेडिशनल या एक वो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था उससे हटकर एक नई चीज़ अगर पैदा की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि मैं समझती हूँ कि उसमें इनकी ट्रेनिंग करवाने की और इनको फर्दर एक्सपोजर देने की ज़रूरत है. बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि माशाल्लाह आपको खुद भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि जो आपने बात की ना कि डिजिटल मार्केटिंग और ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत बड़ा एक वॉल्यूम इख्तियार कर चुका है. तो अगर ख़वातीन इससे अप टू डेट होंगी तो घर बैठे भी ये सीख भी सकती हैं और अर्निंग भी कर सकती हैं. अच्छा, ये तो काम आप तो एक इंडिविजुअल अपने तौर पे करें ना, इंडिविजुअलिटी के तौर पे या वन विमेन आर्मी के तौर पे हम कहेंगे कि आपकी ज़ाती ये काविश है, ये ख्वाहिश है जिस पे आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं. आप समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर भी बाकी एरियाज़ में भी इस तरह की वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इनिशिएटिव्स होने चाहिए हैं? बाकी जगहों पर भी इसका मार्जिन तो है, पोटेंशियल तो है हमारी ख़वातीन में. गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी भी लेकर चल रही है. अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें तो हमारे हर जिले में और हर तहसील में वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जिनका प्राइमरी मकसद ही इन खवातीन को इन तमाम स्किल्स के साथ इक्विप करना है. और ये जो खवातीन जिन्होंने अभी मेरे साथ इन एंटरप्रेन्योर्स गाला में पार्टिसिपेट किया, इनमें से कोई 30-40% खवातीन वही थी जिन्होंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन से ही ली हुई थी. तो हमने उसको जस्ट एक वन स्टेप फर्दर जाकर उनकी वो तमाम प्रोडक्ट्स या वो तमाम स्किल्स जो उन्होंने इन तमाम इंस्टीट्यूशन से सीखे, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो किस तरह लोगों को अवेयर कर सकती हैं कि वो ये स्किल्स के ऊपर काम करती हैं और अगर उनको ऑर्डर दिए जाएं तो वो अपना बिजनेस चला सकती हैं. इसके लिए मैंने उनको गाइड किया कि आप अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें और घर बैठे उनको बिजनेस ऑर्डर्स दें. अच्छा, देहातों में एक और बड़ा मसला होता है, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से उस तरह फोकस नहीं किया जाता है, तवज्जो नहीं दी जाती है जिस तरह लड़कों की तालीम पर फोकस किया जाता है. आप क्या समझती हैं कि हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं या जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके हवाले से भी कोई इक़दाम ऐसे नहीं होने चाहिए हैं कि जो हमारा लिटरेसी रेट है रूरल एरियाज़ का भी वो भी ज़रा बढ़ सके, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके? बिल्कुल, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको हम कैसे ओवरलुक कर सकते हैं. इट गोज़ विदाउट सेइंग कि रूरल एरियाज में भी ऑब्वियसली हमें ख़वातीन को या बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है. अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ कुपवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो दिस डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो 80% कंप्राइजेस ऑफ द रूरल एरिया. लेकिन जो बहुत एनकरेजिंग या हार्टनिंग बात है वो ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हाई है. ये जो एक एनवायरनमेंट है एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेकर जाने का, बच्चियों को, वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. कुछ इश्यूज हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज इस तरह की होती हैं कि जिनमें हम 100% रिजल्ट तो नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी पेरेंट्स भी एफर्ट करते हैं और उनको फर्दर इसके ऊपर एजुकेट और गाइड करने की ज़रूरत हर वक्त रहती है कि बच्चियों को उन्होंने जब स्कूल भेजना है तो उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू भी कराना है और उनको उसी तरह अपनी प्रायोरिटी बनाना है जैसे वो अपने बेटों की एजुकेशन को बनाते हैं. A very important point और आई एम ग्लैड यू हाईलाइटेड दिस कि इसको हमें अपनी सोसाइटी में फर्दर अभी इम्बाइब करने की ज़रूरत है. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा. अच्छा, ज़रा स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से बताइएगा. एक तो होता है ना कि हैंडीक्राफ्ट है, घर में बैठ के भी ख़वातीन ये काम कर सकती हैं. एक ज़रा होता है स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसको एक
यानी कि कौमी धारे में लेकर आना, एक बाकायदा उसको प्रोफेशन की सूरत इख्तियार करना, उसको इसकी शक्ल देना। स्मॉल इंडस्ट्री को लेकर मैम क्या विजन है आपका? किस तरीके से इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर मैंने काम किया, तो क्वालिटी खवातीन को इकट्ठा करके, इसका जो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ये स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ हम इसको लेकर जा सके। फिलहाल तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें खवातीन बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने घरों में बेसिक स्किल्स के थ्रू जो उन्होंने लर्न किए, आइदर अपने घर में या किसी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से उसकी बेसिस पर बिजनेस कर रही हैं। लेकिन उनकी ट्रेनिंग कराने का मकसद यही था कि उनको हम इस हद तक एजुकेट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें ताकि वो इसको आगे जाकर एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर सकें। कुछ खवातीन ऑलरेडी ऐसी हैं यहाँ चकवाल में जो कि बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस कर रही हैं, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है या हैंड निटेड एम्ब्रॉयडरी है, जो वो एक्सपोर्ट भी करती हैं और बाहर के कंट्री से भी उनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके ऊपर टाइम भी लगेगा और आप रिसोर्सेज भी लगेंगे और ऑब्वियसली लोगों का अगर इंटरेस्ट इसके अंदर मेंटेन रहेगा और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती रहेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा है, ये टाइम टेकिंग एक प्रोसीजर है, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है जो आप ये काविश कर रही हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ है? कुछ हर्डल्स भी आई होंगी, आपको क्या लगता है ख़वातीन की इस इकोनॉमिक ग्रोथ में हर्डल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं जिनको साइड पे किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है? आपने क्या फील किया इस सारे प्रोसीजर में? हमारे ना कुछ सोशल रीजंस हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं। जब हम खवातीन की एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, उनकी एम्पावरमेंट की बात करेंगे या उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो उसमें कुछ सोशल फैक्टर्स भी हमें हर्डल बनेंगे हमारे लिए और हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बनेंगे। बात दफा सोशली जो घरों के मर्द होते हैं वो इस चीज़ पर कंफर्टेबल नहीं होते कि उनकी बेटी या उनकी बीवी कोई इस किस्म का बिजनेस करे जिसकी वजह से शी इज नोन आउटसाइड। तो ये बेसिकली एक ये कि आजकल के दौर में, जैसे आई ऑलरेडी मेंशन, कि उन्होंने खुद ही इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है कि एक सिंगल हैंडेड अर्निंग इज नो मोर एनफ टू रन अ फैमिली लाइफ। तो खुद चाहते हैं कि उनकी घर की खवातीन मेन स्ट्रीम में आकर उनके साथ कंट्रीब्यूट करें। तो एक तो इस चीज़ ने हमें इस माइंडसेट को चेंज करने में बहुत हेल्प किया। और दूसरी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली जब भी आप कोई छोटा सा भी बिजनेस लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही कैपिटलाइजेशन डेवलप हो जाएगी लोगों में कि ये एफर्ट करने से हम इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम इसको एक बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, एक स्किल है जो कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और आप जैसी जब तक बाहिम्मत ख़वातीन जो कि अपने फ़र्ज़ मनसबी भी अदा कर रही हैं और विमेन एम्पावरमेंट पर काम भी कर रही हैं, तो ये मज़ीद दिन दूर नहीं हैं जब ख़वातीन के इकनॉमिक ग्रोथ भी होगी और जो हमारी एक टिपिकल माइंडसेट है उससे भी बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया कुर्रतुल हिंद साहिबा आपके वक्त का। और यकीनन ऐसी ही ख़वातीन जो हैं जो जिनको खुद से किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिस्से का वो काम कर रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रही हैं, तो और हालात का भी तकाज़ा है, हमारी मुल्की मईशत का भी ये तकाज़ा है कि जब तक मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तब तक इकनॉमिकल रिवाइवल जो है वो भी हमें होता नज़र नहीं आ रहा है। ये स्मॉल इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए एक विल के साथ, एक दुरुस्त समत के अंदर ईमानदारी और एक जांच के साथ काम करना होगा। पूरी लगन के साथ जब इस पर तवज्जो देंगे, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं और हमारी ख़वातीन ने बड़े खूबसूरती के साथ इस चीज़ को मनवाया है। नाज़रीन, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, किसी भी मंज़र को कैमरे की आंख में महफूज करना, कैद करना, कुछ लोग तो समझते हैं शायद इसके अंदर सिर्फ एक कैमरे का ही कमाल होता है कि अगर कैमरा अच्छा है तो तस्वीर अच्छी आएगी, लेकिन एक पूरी ये आर्ट है, ये फ़ोटोग्राफ़ी, ये जो मंज़र कशी है, इसको सफ़ाई करतास पे उतारना किसी फ़न और हुनर से कम नहीं है। कुछ तस्वीर ऐसी होती हैं जो कि तस्वीर खींचने वाले से, तस्वीर साज के फ़न को ज़ाहिर करती हैं कि वो टैलेंटेड कितना है।
और उन तस्वीरों के अंदर शायद एक आम आदमी वो बारीक बीनी, वो इमोशंस वो नहीं महसूस कर सकता है जो एक तस्वीर साज कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़े काबिल विजुअल आर्टिस्ट हफीज़ कैसर साहब मौजूद हैं, जो वैसे तो IT एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका शौक, उनका पैशन, उनका प्रोफेशन अब ये फ़ोटोग्राफी है और इसमें बड़ा उन्होंने नाम मनवाया है। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हफीज़ साहब, तस्वीर की किसी की भी मंजर कशी करना, हम देखते हैं कि आपकी जो तस्वीर होती हैं उनके अंदर बाकायदा एक फ़ील आ रही होती है, एक वाइब होती है कि वाकई में इमोशंस उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। सर, ये फ़न कैसा फ़न है? ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है या आप समझते हैं ये मेहनत और काबिलियत के साथ भी इसको हासिल किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो सारा मेरा तारुफ करवाया। देखिए, इसमें आपने जो पूछा है इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने पूछा कि क्या ये गॉड गिफ्टेड होता है, तो डेफिनेटली आर्ट जो है वो नो डाउट एक गॉड गिफ्टेड चीज है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के अंदर जो है वो एक फितरत होती है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। कुछ इंसान इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। फिर बाकी उसके बाद ये है कि जब आपने ये चीज ऐड हुई है, जब आपने ये चीज है और अगर आपको रियलाइज हो जाती है किसी स्टेज पे जाके, तो फिर ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, थोड़ा बहुत उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो आर्ट आपका जो है वो मजीद परफेक्ट हो सके। बिल्कुल। अच्छा सर, कैमरा आर्ट जो लोग सीखना चाहते हैं, आजकल हम देखते हैं कि हर लड़की के हाथ में गैजेट्स हैं, कैमरा उसके अंदर है, तो हर दूसरा शख्स जो है ना फोटोग्राफी कर रहा होता है। इस आर्ट को बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे कैसे अपनाया जा सकता है? इस फन को कैसे सीखा जा सकता है और कितना टाइम रिक्वायर होता है इसके लिए? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज का जो दौर आ चुका है या आज की जो जनरेशन है उनके पास तो कैमरा 24 घंटे उनके हाथ में कैमरा है, सेलफोन उनके पास है। अब तो सेलफोन के कैमरास इतने एडवांस हो चुके हैं कि प्रोफेशनल कैमरास की तरह वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास हर वक्त प्रोफेशनल कैमरा है। मतलब हम लोग जब अपने टाइम को देखते हैं तो हमें कैमरा हर वक्त हमारे पास नहीं होता था। बहुत से मंजर ऐसे थे, बहुत से मोमेंट्स ऐसे थे जो आज हमें महसूस होता है कि हमने मिस कर दिए। हमारे पास कैमरा होता तो हम बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते थे। आज के जनरेशन को ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा एज है। तो अब इसके बाद ये है कि आपके पास एक टूल तो है, आपके पास एक कैमरा तो है, लेकिन उसको यूज करना, उसको प्रॉपरली तरीके से जो है संभाल लाना, उसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है, कंपोजिशन किस तरह से करनी है, किस तरह से प्रॉपर चीज क्लिक करनी है, लाइट किस तरह से इसमें इस्तेमाल करनी है, तो ये सब चीजें जो है डेफिनेटली ऐसी हो कि थोड़ी सी एक्सपर्टीज मांगती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग मांगती है। तो ट्रेनिंग नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। और अब तो वही बात है कि बहुत सारे इस तरह के अदारे खुल चुके हैं, बहुत से इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लस आपके कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें गवर्नमेंट बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स करवा रही है, प्लस प्राइवेट सेक्टर है जो करवा रहा है। तो अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हो चुकी हैं। और देखिए, अगर आप कहीं नहीं भी जा सकते, घर पर बैठे भी आपके पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप यूट्यूब पे या बाकी जगह पर जाकर ही सीख सकते हैं। तो अच्छा, अब तो ये बाकायदा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, अब तो ये बाकायदा एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है, लोग लाखों रुपए इससे अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब तो डेफिनेटली चले, पहले तो ये था कि शायद वीडियो से या तस्वीरों से आप कुछ अर्न कर सकते थे, तो अब आप वीडियो और तस्वीरों के अलावा आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास डिफरेंट चैनल्स बनाकर आप अपना व्लॉगिंग करके, आप अपना डिफरेंट पॉडकास्ट करके, आप इस तरह के डिफरेंट काम करके जो है, जो कि अगेन वीडियो से ही रिलेटेड है या तस्वीरों से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा इंकरेज भी हो रहे हैं और इसमें एड ऑन भी हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि इस चीज को भी एक प्रॉपरली आर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया गया और ये भी समझा गया कि इसके अंदर जो है हमें पोटेंशियल भी है। अच्छा कैसर साहब, ये कहा जाता है कि जो आर्ट होता है वो आर्टिस्ट की आंख में होता है। एक आम शख्स की आंख शायद किसी फनपारे के अंदर के इमोशंस को, उस मंजर को वो नहीं देख सकती है उस इमोशंस के साथ जो एक आर्टिस्ट देख सकता है। तो ये बताइए कि ये फनपारे तख्लीक कैसे होते हैं? ये तो फिर एक अताए खुदाबंदी नहीं होती है कि नेचुरल कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, एक तस्वीर को देख के शायद
जो इमोशंस आपके हों वो शायद मेरे ना हो, क्योंकि आई एम नॉट द आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, डेफिनेटली जिस तरह आपने खुद ये बात की है कि अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा मुसव्वर है, नो डाउट। ये बेशक। पूरी कायनात जो उसने तख्लीक की है, जाहिर है उसमें हर जगह पर हमें अल्लाह ताला की जो है मुसव्वर आती है, उसकी जात की, उसकी सिफ्त का एक मुसव्वर, अल मुसव्वर उसकी सिफ्त का एक हिस्सा सिफ्त है। है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने अपनी अपनी ये सिफ्त जो है वो अपनी तख्लीक में भी, अपने इंसानों के अंदर भी डाली है। हर इंसान के अंदर बेसिकली एक फितरत है, एक जबल्लत है कि उसके अंदर आर्ट की कुछ सेंस होती है। अगेन वही जिस तरह हमने अभी बात की थी शुरू में कि कुछ लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो कर लेते हैं उनकी बेसिकली दो जो आंखें हैं जिससे वो देख रहे हैं, उसके अलावा एक तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको हम बेसिकली फितरत की आंख या लाइक आपकी जो है वो समझ लें कि अंदर की आंख कहते हैं, तीसरी आंख हम उसको कहते हैं, आर्ट आई बोला जाए आपको। तो वो जो तीसरी आंख है उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो विजुअल है बड़ा डिफरेंट हो जाता है, चीज को देखने का अंदाज बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अब आप जिस तरह आपने कहा कि एक आर्टिस्ट की और एक नॉर्मल व्यूअर की दोनों की परसेप्शन बड़ी डिफरेंट होती है, तो नो डाउट बहुत डिफरेंट, अच्छा और ये ये आहिस्ता आहिस्ता विद ट्रेनिंग विद प्रैक्टिस आ जाती है। अच्छा ये कहा जी जाता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो ज़रा हसास होता है। वो आम शख्स उन बारीकियों में नहीं जा सकता है जो एक तस्वीर को देखकर या किसी जी फनपारे को देखकर एक आर्टिस्ट के जज्बात होते हैं, और फिर उस फनपारे की अहमियत क्या है, वो कितना कीमती फनपारा है, वो एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। बेशक बेशक बेशक, कोई शक नहीं है। देखें, जाहिर है जब आप कोई भी आर्टिस्ट अपनी कोई भी तकलीफ बना रहा होता है, कोई भी चीज क्रिएट कर रहा होता है, चाहे वो एक फोटोग्राफी है, चाहे वो और कोई आर्ट की फॉर्म है, पेंटिंग है, मुजस्समा साजी है, कोई भी आर्ट की फॉर्म है, तो जाहिर है जब आप वो चीज बना रहे होते हैं तो उसमें आपने बड़ा अपना एक हार्ट एंड सोल पुट की होती है, आपके एक फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं, आपकी एक सोच होती है उस चीज को बनाने के पीछे। ऐसा नहीं होता कि बस आपने उठाया और चीज बना ली, पूरा आपके जहन में एक उस चीज का आइडिया बना होता है, उसका खाका बना होता है। उस खाके को ओरिजिनल फॉर्म में लाना डेफिनेटली बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, और उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हसासियत या बेसिकली जो आपकी इमोशनल आपने बात की, वो डेफिनेटली इसलिए हो जाता है कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट दिए तो उसको वो उस तरह से देख रहा होता है जिस तरह से वो चाह रहा था, लेकिन एक आम देखने वाला शायद उसके पीछे की पूरी स्टोरी को ना समझ सके या पूरी स्टोरी को ना जान सके। आर्ट हिस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से कि बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने काम किया, लोगों ने उनके काम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तो ये तो बात फैक्ट है आपकी। अच्छा, दुनिया में तो हम आर्ट के लोगों का काम देखते हैं, आर्टिस्टों का, और उनकी पेंटिंग्स जो उनके बनाए फनपारे हैं वो लाखों बढ़ जी के बिला मुबालगा, अगर मैं विदाउट एनी एग्जैजुरेशन कहूँ तो वो तो करोड़ों रुपए में लोग उनको हाथों हाथ बिल्कुल लेते ऐसे ही, हैं। पाकिस्तान में ऐसे ही। फनपारों का, आर्टिस्ट, इस आर्ट का क्या डिमांड है या क्या स्कोप आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? हाँ देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी नो डाउट आर्ट को अनफॉर्चुनेटली कभी प्रॉपरली इस तरह से जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया गया, इस तरह से इनकरेज नहीं किया गया। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि कुछ अरसे से, जब से खासतौर पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जो है वो उसके इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुआ, हर घर में आ गया, हर किसी के पास फोन आ गया, उसके बाद उसकी अवेयरनेस जनरेट होगी, तो अब जाकर ये है एटलीस्ट कुछ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर नो डाउट ये काफी हद तक जो है रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगी, इसकी अप्रूवल भी हो जाएगी। हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, स्पेशली अगर हम डिजिटल आर्ट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह तो अभी भी डेफिनेटली जो अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बहुत अच्छी पेंटिंग्स जो है वो वैल्यूएबल पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन डिजिटल आर्ट को अभी टाइम लगेगा और उसके अंदर जाहिर है कुछ वक्त दरकार होगा। अगेन काम करने वालों पर भी है कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके जहन में ये ना हो कि मैंने इससे पैसे कमाना है। आपके काम करते वक्त आपका जहन ये हो आपके ये जो आर्ट है ये ऐसा होना चाहिए कि लोगों में आपकी जो इमोशंस है, आपकी जज्बात है, वो शो करे, ना कि उसके पीछे पैसा कमाना मकसद हो। तब आपका आर्ट जो है वो वाकई इस काबिल होता है। अच्छा, आप तो आईटी एक्सपर्ट थे, आप इस फील्ड में किससे इंस्पायर होके आए हैं? आपका ये जर्नी कैसा रहा, इतनी बड़ी जो शिफ्ट मारी है आपने? जी बिल्कुल, 17 साल आईटी को सर्व किया, 17 साल आईटी के अंदर इंडस्ट्री में काम किया, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, बेतहाशा जो है वो आईटी को सर्व किया। लेकिन देखिए, एक टाइम था कि जब मैंने आईटी ज्वाइन भी किया था तो उस वक्त भी मैं आईटी में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एनी हाउ कुछ हालात ऐसे थे, कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मुझे आईटी को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपकी बेसिकली एक फितरत होती है, जो चीज आपके अंदर एक पैशन होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो आर्ट मेरा हमेशा से एक पैशन था।
तो 17 साल सर्व करने के बाद मुझे अपने पैशन को कहीं ना कहीं मिस करते हुए महसूस हुआ कि नहीं, मैं इस मकसद के लिए नहीं बना कि मैं सिर्फ आईटी को ही सर्व करता रहूं, मुझे थोड़ा बहुत आर्ट के अंदर भी अपने आप को जो है वो कुछ ना कुछ करना है। तो बिकॉज ऑफ दैट पैशन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, मुझे फिर अपने आप को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से जो है शिफ्ट करना पड़ा। जहां तक आपने कहा कि इंस्पिरेशन तो बेतहाशा आर्टिस्ट के साथ हमेशा से रही है। बहुत से लोग हैं जिनसे इंस्पायर शुरू से थे। जब हम खुद पढ़ते थे, स्टूडेंट एज में थे, तो तब मैं आर्टिस्ट के काम देखता था, लोगों को देखता था, तो तब बड़े अच्छा लगता था। तो आर्ट के अंदर शिफ्ट होने का ये था कि जी मैं हमेशा से आर्ट में आना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका, लेकिन वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी। चलें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका माशाल्लाह और इतने ज़बरदस्त आप आर्टिस्ट हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आर्ट के नाम पे कुछ ऐसे फनपारे और पेंटिंग्स देखते हैं कि जो आपके जैसा जो सही आर्टिस्ट बंदा है दिल भी खून के आंसू होता है कि यार ये क्या आर्ट के साथ मजाक हो रहा है। तो आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपके इमोशंस, आपके जज्बात क्या होते हैं? अगर हमारे जैसा बंदा इस तरह फील कर सकता है तो आप जैसे लोग तो बड़ा हर्ट होते होंगे इन चीज़ों को देख के भी। देखिए ये आज से नहीं है और ये पूरी दुनिया में है, ये आज से नहीं है, शुरू से है। जाहिर है, देखिए कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, वो वाली बात होती है कि अब जाहिर है मैं अगर ये कहूँगा कि मैं किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का काम देखूं और मैं कहूँ कि मैं उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दूं या उसी चीज को जो है अप्लाई करना शुरू कर दूं अपने वर्क स्टाइल में, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर आर्टिस्ट का एक स्पेसिफिक वर्क स्टाइल होता है। तो आप अपने वर्क स्टाइल को रिकॉग्नाइज करें, अपने वर्क स्टाइल पे काम करना शुरू करें। अगर आप ये है कि आप दूसरों के काम को कॉपी करना शुरू कर देंगे, दूसरे के स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो आपके काम में कभी भी जो है वो एक जो ग्रिप नहीं होगी और लोग आपके काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो जो आपने कहा ना कि जी बहुत से इस तरह के फनपारे हैं, बहुत से इस तरह चीजें हैं, तो देखिए पता चल जाता है असल काम असल होता है और नकल चीज नकल होती है। या वही बात है कि जो ऐसी हिट एंड प्राइस से बनी हुई चीज होती है वो आइडिया, नो डाउट कि बाजू का ऐसा होता है कि वो चीज बहुत हाइप क्रिएट कर जाती है और उसकी रिकॉग्निशन बहुत, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान में इस आर्ट के फनपारों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन जिन मुल्कों में आर्ट होता है वहाँ से अदम बर्दाश्त रुखसत होता है, वहाँ पे बर्दाश्त की फ़ज़ा कायम होती है, वहाँ का माहौल जो है मस्बत होता है। तो ऐसे आर्टिस्टों की हमें कदर भी करनी चाहिए है और आर्ट को हमें फ़रोग भी देना चाहिए है। मुआशरे इसी तरह ग्रेजुअल एवोल्यूशन के थ्रू ही आगे प्रोसेस करते हैं और फिर माशरों में एक तवाज़ुन पैदा होता है, बर्दाश्त का, एक दूसरे की राय को सुनने का। नाज़रीन, दीगर अहम सेगमेंट भी शामिल करते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं ये डिजिटल वर्ल्ड में इस वक्त हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आजकल शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसका यूट्यूब चैनल नहीं होगा या यूट्यूब उसका कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज नहीं होगा। तो अक्सर औकात हम सबको पता है कि जो यूट्यूब या फेसबुक है इसकी इनकम कितनी होती है। जो लोग ज़ाती अपने ये अकाउंट चला रहे हैं उससे लाखों करोड़ों रुपया भी अर्निंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मैं ये समझता था कि शायद पाकिस्तान में ही ये रवाज है कि चंद व्यूज़ और रेटिंग के लिए हमारे लोग इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करते हैं। लड़के लड़कियां बन जाते हैं, लड़कियां पता नहीं कोई और रूप धार लेती हैं। मसलन जो बस व्यूज़ चाहिए हैं, हमें रेटिंग चाहिए है और क्योंकि उसका अल्टीमेट मोटिव अर्निंग होता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी अखलाकियात का भी जनाजा निकलता है और बाज़ दफ़ा ऐसे मस्करों वाली हम लोग हरकतें करते हैं कि देख के खुद से शर्म आने लगती है। तो जनाब, अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी तर्ज के यूट्यूबर्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये अमेरिकन एक यूट्यूबर है जैकब जिसका नाम है। इन जनाब ने अपने फॉलोअर्स और अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए अपने तैयारे से छलांग लगाकर अपना तैयारा ही तबाह कर दिया। अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्रेज़ होगा। 30 लाख लोगों ने इनकी वीडियो को देखा। अब ये फुटेज आप मुलाहिजा करें। इस जैकब ने अपने तैयारे पर गए पहले और फिर पैराशूट के ज़रिए खुद छलांग लगाई और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लेकिन वहाँ की जो कैलिफोर्निया की अदालत थी उसको ये अमल बहुत बुरा लगा और उसको अब
6 माह कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि ये ख़तरनाक खेल है, लेकिन हम लोग शायद इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने व्यूज़ के, अपने फॉलोअर्स के हरीस हो चुके हैं कि हम लोग अक्सर औकार ऐसे ऐसे स्टंट कर जाते हैं कि अपनी जान को भी ख़तरों में डाल देते हैं, अपनी जान का रिस्क ले लेते हैं। तो हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के स्पेशली, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा अपने चंद सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने चंद व्यूज़ के लिए अपनी जान को भी ख़तरों में ना डालें, और उसके अलावा जो हमारी नॉर्म्स हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ज़बरदस्त हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं कि जो बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उनको व्यूज़ भी मिल रहे हैं। तो ये हमारी कंटेंट क्रिएटर से रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, आखिरी सेगमेंट हमारा हेल्थ से मुतल्लिक है। आजकल तनसाजी, जिसको बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, हर नौजवान को इसका शौक़ तो होता है, लेकिन इस शौक़ के चक्कर में हम लोग स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि हमें ओवर द नाइट अपना जिस्म बहुत अच्छा चाहिए है, लेकिन उसके नुकसानात भी होते हैं। अभी ऐसे ही एक बड़े यंग टैलेंटेड बॉडी बिल्डर मीर हमज़ा से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि आज के हमारे शो का हिस्सा हैं। 2 दफ़ा सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नाम बाहर भी रोशन कर चुके हैं। मीर हमज़ा, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मीर हमज़ा, ये बताइएगा कि आपने अपने इस जिस्म को बनाने में, वेट लिफ्टिंग में आपको कितना टाइम लगा है, और जो हमारे यंगस्टर्स इस वक्त हमारे व्यूवर जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वाकई ओवर द नाइट कुछ स्टीरॉइड्स खा के, कुछ प्रोटीन्स लेकर आप अपना जिस्म अच्छा बना सकते हैं? बेसिकली मैं जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो 2008 से कर रहा हूँ मैं। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं 2008 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, और अब तक जो है ना, जो प्रोफेशनल मैंने बॉडी बिल्डिंग की है वो 2021 से मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। 2008 से कर रहा हूँ मैं, और हर चीज़ में टाइम लगता है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ डिसिप्लिन चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जो है वो डिसिप्लिन का नाम है। डाइट, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ, बॉडी बिल्डिंग जो ट्रेनिंग हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ चलती है। जो स्ट्रीट आइट से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपकी डाइट ही आपका 100% आपको रिजल्ट देना होता है, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। तो यही आज के मेरा ख्याल है कि हमारी यूथ को यही बात समझाने की ज़रूरत है, ये कि स्टीरॉइड्स या ओवर द नाइट कुछ नहीं होता है, एक बड़ी जान पेशानी, बड़ी मेहनत वाला काम है ये। मेहनत करनी पड़ती है। डाइट जो है आपका डिसिप्लिन डाइट 100% डाइट लेनी पड़ती है। आप कहेंगे आप स्ट्रीट डाइट से होता है, स्ट्रीट डाइट से कुछ भी नहीं होता। स्ट्रीट डाइट आपको तबाह कर देती है। जब तक आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग नहीं है ठीक, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा ट्रेनर मिलना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अक्सर तो ट्रेनर्स ही कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वही ट्रेनर कहते हैं आप स्टीरॉइड्स खाएं, ये प्रोटीन्स खाएं, आपका जिस्म बड़ा अच्छा बनेगा। और हमने देखा है मीर कि बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए हैं इन चक्रों में पड़कर। जी, जो ये जो यंग जनरेशन है हमारी, जो कहते हैं हमने जो है वो हमने बॉडी जल्दी बनानी है, ये जो इस तरह के जो लोग हैं, हमारी जो आजकल की जनरेशन है, वो कहते हैं हमारी बॉडी जल्दी बन जाए, वो दूसरे गलत तरीके में चले जाते हैं, ठीक है। जो हमारे जो पुराने स्वाद हैं, वो जो यानी कि जो करवाने वाले हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो इस तरफ लेके नहीं जाते। वो कहते हैं अपनी ट्रेनिंग और अपनी डाइट अच्छी रखें, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज है। ये जो लोग कहते हैं हमने जल्दी बनाना, वो नुकसान भी उठाते हैं, ठीक है। मुआशरे में, हर सोसाइटी में हर तरह की लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट कितना मैटर करती है? डाइट क्या होनी चाहिए है अगर आप आइडियल डाइट आपकी ट्रेनिंग देखें, डाइट आपकी 100% मैटर करती है। डाइट को ही लेके आपकी डाइट, जिस तरह की आपकी डाइट होगी उस तरह की आपकी बॉडी डेवलप होती जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग उसके बाद ट्रेनिंग आ जाती है। अब ट्रेनिंग कराने वाला भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छे कोच होने चाहिए जो आपको ऐसे राइट वे पे लेके चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि खाली जॉगिंग करके या वॉक करके ही अपने आप को फिट रखा जा सकता है, ये आप समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जिम के कुछ नुकसानात भी होते हैं। मसलन जो लोग मेरी तरह के हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप एक टाइम के बाद जिम छोड़ देते हैं तो इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? लोग कहते हैं आपका जिस्म लटक जाता है, आपकी शेप ख़राब हो जाती है बॉडी की, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं वाकई में? देखिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के नुकसान नहीं है। एक्सरसाइज करके छोड़ना, आप जब अपनी डाइट, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप अपनी डाइट भी डिसिप्लिन से ले रहे होते हैं, आप डाइट भी अपनी बिल्कुल ठीक ले रहे होते हैं,
जब आप ट्रेनिंग छोड़ देंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे, जो आप खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो मोटापे की सूरत में आपको बाहर निकलेगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग भी छोड़ देंगे, कुछ एक्सरसाइज छोड़ देंगे, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना वो नुकसान होते हैं। वो वॉक जो सी है वो इंसान को वॉक करते रहना चाहिए। आपकी बॉडी जो सी हार्ट जो है वो पंप होता रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। जो जिम की एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग जो मसल एक्सरसाइज है वो भी लाजमी है, क्योंकि उससे पट्टे जो से आपकी मसल्स जो वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब आप छोड़ देंगे तो आप अपनी दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएंगे, और जब जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, वो फैट की सूरत में बाहर आएगा। इससे मोटापा जो है ना वो बॉडी मीर हमजा, लास्ट लूज हो वीक जाती जो है। हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स इस वक्त आपको जी। देख रहे हैं, उनको जिम के जी, जी। हवाले से, फिटनेस के हवाले से कोई टिप्स देना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें? टिप्स मैं यही दूंगा कि जो अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं, जो फिटनेस रखना चाहते हैं, देखें अपनी डाइट, सबसे पहले आपकी डाइट है, ठीक है। ये ना देखें कि वो उसकी बॉडी किस तरह की है, वो मैंने उसकी जैसी बॉडी बनानी है। देखें हर बंदे को अपना टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हर बंदे ने अपना टाइम दिया होता है जिस बॉडी अच्छी बनाने में, ठीक है। सबसे पहले ये अपनी डाइट अच्छी करें, प्रोटीन अच्छा इंटेक करें, ठीक है। अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग करें, ठीक है। खुद ही ट्रेनिंग ना करें, ठीक है। इससे इंजरीज भी हो जाती हैं। जो बिगनर को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ। जो बिगनर हैं वो अपने जो कोच हैं उनसे पूछ के ट्रेनिंग करें, डाइट प्लान डिजाइन करवाएं। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि खुद से एक्सपीरियंस ना करें। ये आपकी सेहत का, ज़िंदगी का मामला है। जो कोई फिटनेस ट्रेनर है उसकी आप खिदमात लें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है। बहुत शुक्रिया मीर हमजा आपका। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।